नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आज मिलने आए हैं धर्मवीर पाड़ा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स का। अपने ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने क्षेत्र में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले राजनीति की वो धर्मवीर पाड़ा जी ही हैं और लोकसभा तक के चुनाव लड़ चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। एक सवाल अब सबसे पहले ये, चुनाव नज़दीक हैं जी, इनेलो पार्टी इतनी ठंडी क्यों पड़ी हुई है? चुनाव नज़दीक नहीं है, चुनाव चल रहे हैं और सरगर्मी पे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने ज़ोर शोर से चुनाव में है। जनता के अंदर बड़ा जोश और उत्साह है इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के। और हम ठंडे नहीं, हम बहुत प्रदेश के हितों के लिए और चुनाव के दृष्टिगत हम सचेत हैं और जागरूक हैं और सक्रिय हैं। प्रदेश के हितों की बात अगर करें तो क्या हित में इनेलो पार्टी कर रही है और क्या करेगी? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एक इतिहास है जो गरिमापूर्ण इतिहास है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने पूरे देश के ऊपर एक बार राज्य स्थापित किया था। मैं मानता हूं इतिहास गवाह है कि इनेलो पार्टी का अच्छा इतिहास रहा है। वर्तमान में कहां स्टैंड करती है इनेलो पार्टी? इंडियन नेशनल इनेलो जो है वो जो पहले भूमिका थी वो आज भी वही भूमिका है। आज पहले तो लोग कटे हुए हैं। नहीं, कोई कटा नहीं हुआ। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता की कोई आशा की किरण कोई है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का टकराव देखने को मिल रहा है, पर इनेलो पार्टी तो दूर खड़ी नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनेलो की ही टक्कर है मेन। कांग्रेस ने तो डम्मी उम्मीदवार खड़े किए हैं, सरेंडर किया है बीजेपी के आगे कांग्रेस के नेताओं ने तो, और डम्मी उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनकी कोई गिनती कहीं नहीं है। कांग्रेस के तो नेता खुद नहीं चाहते कि हम सरकार से टकराएं या सरकार के को किसी मुसीबत में डालें, वो तो उसके सहायक बने हुए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं तो अंदर ही अंदर कांग्रेस और भाजपा एक हैं? 100%। ये मैं नहीं कह रहा, आज पूरा प्रदेश कह रहा, इस बात को कहता है और पूरा देश कहता है कि कांग्रेस के नेता और बीजेपी की सरकार आपस में मिली हुई है और वही काम, वही टिकट, वही कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं जो बीजेपी को सूट करते। लोग तो ये अभिषेक जी यहाँ तक कहते हैं कि 10 में से 9 टिकट बीजेपी ने दिए कांग्रेस की। युवाओं का कितना योगदान है? युवाओं को आप कितना आगे रखकर लेके चलने वाले हैं? देखो, आज प्रदेश के अंदर 60-65% युवा है। मानते हैं आप? 100%। और उन्होंने ही देश का भविष्य तय करना है, हम इस बात को लेकर। तो फिर इनेलो पार्टी क्यों किसी युवा चेहरे को आगे नहीं लेकर आ रही? तो बिल्कुल सभी हमारे युवा हैं और हमारे अर्जुन जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी है जी, तो अब क्या उम्मीद है इनेलो से? तो एक डम्मी उम्मीदवार को खड़ा किया है कहीं बाहर से ला करके और बिल्कुल सीरियस नहीं है चुनाव लड़ने में। और इंडियन नेशनल लोकदल ही बीजेपी को आज टक्कर दे रही है और नंबर 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल के और एनसीपी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं श्री आदरणीय वीरेंद्र मराठा जी, जो बहुत ही कर्मठ है, ओजस्वी है और बहुत अच्छी वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो आज जीत की स्थिति में। क्या लगता है तो चुनाव किस पक्ष में रहने वाला है? निश्चित रूप से एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो कैंडिडेट है वीरेंद्र मराठा जी, वो करनाल से विजयी होंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो कुरुक्षेत्र से विजयी होंगे, आज नंबर 1 पर हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ हिसार की सीट भी सुनैना चौटाला जी आज जीत रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की क्या स्थिति रहने वाली है आपके हिसाब से? मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल, वो कभी किसी से मिले नहीं और उसका परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। लोगों के अंदर बड़ी एक
एक उनके प्रति गुस्सा है। और आप देखते हो जहाँ भी वो प्रदेश में जाते हैं उनका काले झंडों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, गो बैक के नारे लगते हैं, बैनर लगे हुए हैं बीजेपी जेजेपी की एंट्री बैन। तो इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और वो भी समझदार हैं, वो भी किसी गांव में किसी कस्बे में जनसभा करने की बजाय वो रोड शो करके आगे निकलने की वो उसमें रहते हैं। आपने कहा बीजेपी जेजेपी गो बैक बैन, तो सुनने में तो ऐसा भी आता है कि जेजेपी और इनेलो एक ही हैं, एक ही घर के हैं, और तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये इनकी मिली भगत चल रही है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी चाचा भतीजा है, एक दादा की औलाद है, लेकिन इनकी विचारधारा बहुत अलग है। चौधरी अभय सिंह जी की प्राथमिकता वो जनहित है और जेजेपी के नेताओं की प्राथमिकता वो स्वार्थ है। तो दुष्यंत चौटाला जी क्या इनेलो के सामने नतमस्तक हो सकते हैं? देखो वो तो नतमस्तक है, उनका तो सरेंडर है, वो तो एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। बाकी जनहित की, प्रदेश के हित की जो लड़ाई है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रहा है। और जहाँ तक इनके बात एक होने की बात वो नहीं हो सकती क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए उनमें नज़दीक आने का कोई सवाल पैदा कोई नहीं होता नज़दीक समय में, तो ऐसा लगता है। जो लोग विकलांग हैं उनके लिए इनेलो पार्टी ने क्या सोचा हुआ है? इंडियन नेशनल लोकदल ने या सिर्फ इनेलो पार्टी ने मोटे मोटे जो मुद्दे हैं उन्हीं पर नजर डाली है? ना केवल मोटे मुद्दे, अपितु बेरोजगारी से लेकर, विकलांगों से लेकर, एससी बीसी से लेकर, दलित समाज से लेकर, शोषित समाज से लेकर के, बेरोजगार से लेकर किसान, मजदूर, महिला, नौजवान बच्चे, नौजवान युवा, तो सभी के प्रति इंडियन नेशनल लोकदल सजग है। और उनके हितों की के लिए हमने नीतियाँ, हमारी सरकार में नीतियाँ बनी हैं और उन्हीं को आगे लेकर के आज भी हम चल रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता का विश्वास जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल में है। आपने अभी क्या इनेलो पार्टी ने सर्वे किया हरियाणा में कि रुझान किसका हो सकता है? हमारा सर्वे क्या, हम तो 24 घंटे 12 मास जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमारे साथ होती है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सैकड़ों लोग भारी तादाद में हमारे समर्थन में जुटे होते हैं। सैकड़ों लोग तो हर पार्टी के समर्थन में जुटे होते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि खरीद के या बुलाया जाता है लोगों को? ये परंपरा इनेलो की नहीं है। आपको पता है, एक कहावत है कि सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और सबसे ज़्यादा कर्मठता वो इनेलो के लोगों में, इनेलो पार्टी में। हरियाणा का भविष्य किसके हाथ में सही रहेगा? देखो मेरा न्यूट्रल होके अगर बात करें, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर के बात करता हूँ। हमारी प्राथमिकता वो जनहित है और कहने को तो हर आदमी अपने पक्ष में बात करता है। बीजेपी की जब सरकार आई उन्होंने 15 लाख नगद खाते में आएंगे, 2 करोड़ आएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करी, लेकिन लोग विश्वास करते हैं कर्म के ऊपर। आपकी जबान पे विश्वास नहीं करते, कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी साख क्या है, इस सारे पैमानों पर लोग इस बात पे जाते हैं कि अगर देश में किसी ने अच्छे जनहित के काम किए हैं तो वो केवल लोकदल ने किए हैं और आगे भी लोकदल ही करेगा, इंडियन नेशनल लोकदल काम करेगा। और मुझे बड़ा सौभाग्य के साथ, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी हैं। उनको सत्य अभय सिंह कहा जाता है, चाहे नुकसान कितना भी उठाना पड़े, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। आपको अभिषेक जी याद है जब देश के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ था, चौधरी अभय सिंह ने सबसे पहले 4,500 प्रतिनिधियों में से केवल अभय सिंह चौटाला ऐसे थे
जिन्होंने किसानों के पक्ष में विरोध स्वरूप इस्तीफा दिया था और दोबारा से चुन करके आए थे, और उसका परिणाम ये हुआ था कि सरकार ने अपने तीनों काले कानून वापस लिए थे। लेकिन आज ये भी एक कमाल की बात है, आज जो कांग्रेस किसानों की, देहात की, गरीब की बात करती है, कृषि के काले कानून बनाने वाली कांग्रेस है। और उसका जो मसौदा तैयार किया था, उस समिति का चेयरमैन हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, जब वो सीएम थे, उनके मसौदे तैयार किए थे। और हमारे दीपेंद्र जी जो उस समय एमपी थे लोकसभा के, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि ये कानून अगर लागू होते हैं तो 2-2 फुट के आलू होंगे। एक बड़ा मशहूर डायलॉग सुषमा, आदरणीय सुषमा स्वराज जी का मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि बेटा 2 फुट की लौकी हो सकती, आलू नहीं होते। तो ये वो जो काले कानून है, इसको बनाने वाली कांग्रेस और लागू करने वाली बीजेपी है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों मौसेरी बहने हैं। लड़ाई असल में कमेरे और लुटेरे की है। आज जो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये एक है, इनकी पॉलिसी एक है, इनकी नीति एक है, इनकी शोषण करने का तरीका एक है। केवल जनहित की कोई लड़ाई लड़ता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल लड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई से बाहर है, पर चुनाव में सबसे आगे है। इसमें कोई दो नहीं, लड़ाई तो जनता की। क्योंकि आपने अभी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो मेन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। नहीं, आम आदमी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका ना संगठन है, ना उनकी पार्टी है, ना उनका कार्यकर्ता है, ना उनका कोई समर्थक है। हरियाणा में एक टिकट जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस वालों ने दी, वो केवल दिल्ली में कुछ सीटें लेने के लिए, वो एक कुर्बान कर दी है सीट, उसमें कोई सरोकार उसका नहीं है। बल्कि आम आदमी पार्टी तो हरियाणा के खिलाफ बोलती है सदा। उनको पता है हरियाणा में तुम्हारा कोई जनाधार और सरोकार नहीं है, इसलिए वो पंजाब के हक में बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब के जो इश्यूज हैं मेन, SYL का है, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों का है, राजधानी का है, इन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का जो रवैया है वो हरियाणा के विरुद्ध है और वो खुले मंच पे है, कोई छुपा नहीं है। जैसे चुनाव चल रहे हैं तो एक बात आ रही है मन में कि चुनावी वादे हैं, चुनाव तक ही रह जाएंगे, तो ये क्या सच है? इंडियन नेशनल लोकदल के चुनावी वादे नहीं होते। हम जब सत्ता में होते तो हम नीतियाँ लागू करते हैं जनहित की, और जब हम विपक्ष में होते हैं, जब हम उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा कोई चुनावी मुद्दों तक मुद्दे नहीं है। हमारे तो सदैव और 24 घंटे और 12 मास हमारे मुद्दे रहते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं। ये तो खैर जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि इनेलो पार्टी कितनी अपनी बातों पर खरी उतरती है। अभिषेक जी, आगे नहीं पता चलेगा, पीछे भी पता चला है। हमारी पार्टी 3 बार सरकार में सत्ता में आई है, 1977 में, 1987 में और 1999 में, और हमारे 5 बार मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बने हैं और 2 बार चौधरी देवीलाल जी बने हैं। हमारी सत्ता में सरकार सेंटर में भी रही है। हमने जितने काम, इंडियन नेशनल लोकदल ने जितने काम प्रदेश हित में किए हैं, जनता उस बात को सब जानती है, याद है सबको। वो इतने काम पूरे देश में कहीं नहीं हुए, इवन पूरी एशिया में काम नहीं हुए जितने इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने छोटे से कार्यकाल में किए हैं। और उन नीतियों को समूचे देश ने फॉलो किया है। आपको याद होगा, आज हर आदमी की को याद है बुढ़ापा पेंशन योजना, कर्जे माफ़ी योजना, गांव-गांव में हरिजन बैकवर्ड की चौपाल योजना,
कन्या गरीब कन्या के विवाह में शगुन योजना, जच्चा बच्चा के पैसे योजना, गांव-गांव में सड़कों के प्रोग्राम, हर जितने भी गांव-गांव में विकास, ये सारा काम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में हुआ है। हमें गारंटी का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पर प्रचार तो जरूरी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव हैं। प्रचार बिना प्रचार के कैसे काम चलेगा? हमारा प्रचार चलता है, वो माउथ टू माउथ चलता है। हर सीनियर आदमी को पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो एक जवान है वो 24 कैरेट का सोना है, पत्थर की लकीर है। प्रचार की ही बात करें तो अब इनेलो पार्टी किस तरह प्रचार कर रही है? इंडियन नेशनल लोकदल का के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो आज हर घर में पहुंच रहे हैं और याद दिला रहे हैं उस बात को, और लोग उसको शहर स्वीकार करते हैं। क्या लगता है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं? जागरूक नहीं है, ये पक्का आश्वस्त कर रहे हैं कि हम अगली सरकार जो है इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के ज़्यादा से ज़्यादा MP बना करके लोकसभा में भेजेंगे। एक करनाल का मुद्दा, करनाल के अंदर तो बहुत और ज़्यादा जोश है, क्योंकि करनाल में जितने कैंडिडेट खड़े हैं सभी बाहर के कैंडिडेट, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। बीजेपी का कैंडिडेट जिला रोहतक का है और कांग्रेस का कैंडिडेट तो बिल्कुल अनजान है, उसको कोई जानता नहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र में, वो भी जिला सोनीपत का है और वो कभी ना आया ना कभी गया, ना लोग उसको जानते ना वो लोगों को जानता, तो उसका चेहरा भी नहीं देखा किसी ने। तो आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा है और इसमें भी अभिषेक जी कोई दो राय नहीं है। अगर आपके हित की बात कोई करता है तो वो आपका जो नज़दीकी होगा वही करेगा, अन्यथा बाहर के लोग तो आपकी वोट को लूटेंगे, बाहर जाएंगे, मौज लेंगे। अतीत में आप देखते आए। तो ये बाहर के लोग जो वोट लूटने आए हैं, 100% वोट लूटने आए। हमने जो भीतर के लोग हैं, करनाल की जो जनता है उसने 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बना के रखा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए मनोहर लाल जी MLA होते हुए, CM होते हुए किसी के घर चाय पे नहीं गए, किसी के दुख सुख में नहीं गए, किसी से बात नहीं करी, कोई उनके घर आ नहीं सकता, कोई वो किसी के घर जा नहीं सकते। तो इतनी दूरी उन्होंने बना करके रखी, वो गुस्सा है लोगों में। और उसका कारण ये है कि वो लोकल नहीं थे, वो यहाँ के नहीं थे, स्थानीय व्यक्ति बनाम बाहरी का आज करनाल में मुद्दा है। और इसका कारण भी ये है 1952 से चुनाव शुरू हुए आज तक करनाल से कोई लोकल नहीं जीता, सिवाय चौधरी महेंद्र सिंह जी लाठर जो 2-2.5 साल MP बने थे एक बार जनता पार्टी के शासनकाल में। उसके बाद यहाँ जितने भी कैंडिडेट आए वो सभी बाहर के आए। वर्तमान में मुख्यमंत्री पर क्या टिप्पणी करेंगे नायब सैनी जी पर? नायब सैनी बेचारे, उनको क्या बेचारे, ऐसा क्यों? उन पे क्या टिप्पणी करें, वो बेचारे हैं, वो जननेता नहीं है, वो तो एक क्या बोलते हो उसको, एक कठपुतली है। वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं जैसा भी, मतलब उनको नचाया जा रहा है। उसको आप उनसे पूछ लीजिए कि आपकी कमांड कहाँ से आती है, आपकी अपना विजन है या कमांड कहीं और से आती है, वो बता देंगे आपको कमांड कहीं और से आती है। तो क्या सैनी समाज से बनाने का कोई अलग इनका कोई विजन था बीजेपी का? देखिए सैनी समाज कोई अलग समाज नहीं है, सैनी समाज हमारा भाई है, समाज है, किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, हमेशा लूट का शोषण का शिकार होता रहा है पूंजीवादी ताकतों के द्वारा। ये मुद्दा बनाना, आपकी ही नेता सरोज बाला गुरुजी ने कहा था कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए और चुनाव सैनी समाज से, OBC कैटेगरी से लेने के लिए वोट, इसलिए उनको बनाया गया है। ये सरोज बाला गुरुजी हमारी सीनियर नेता है, उन्होंने ठीक कहा था। बीजेपी की ये सोच है, लेकिन उस सोच में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इनकी कोशिश है तुम जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट डिवाइड करो, वोट हासिल करो। लेकिन जनता में ऐसा नहीं है। जनता 36 बरादरी एक है,
अगर यहाँ कोई ग्रुप है या कोई डिवीज़न है तो वो कमेरे और लुटेरे की है। एक लुटेरा वर्ग है, एक कमेरा वर्ग है। तो जाहिर ही बात है सैनी समाज वो कमेरा वर्ग में आते हैं, उसमें कास्ट की कोई बात नहीं है। कोई जाट, लोड, गुज्जर, राजपूत, सैनी, कंबोज इसकी कोई या उसकी कोई बात नहीं है। ये सब कमेरा वर्ग है। मजदूर, किसान, लुटेरा वर्ग कौन सा है? आप आंकड़े उठा करके देखिए, देश की 60% धन दौलत वो केवल 1% लोगों के पास, वो लुटेरा वर्ग है। लुटेरा वर्ग की व्याख्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अक्सर कहते हैं, लुटेरा वो है जो सरकारों के साथ मिली भगत करके उनकी पॉलिसीज का नजायज फायदा उठा। आप किसी जाति धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं? जाति धर्म टिप्पणी किसमें कहाँ बात है? लुटेरे की बात है। लुटेरे की कोई जात होती है? लुटेरे की कोई जात नहीं होती। कमेरा होता है, लुटेरा होता है। तो जो लुटेरा है वो सरकार की नीतियों से लाभ उठा करके, नाजायज लाभ उठा करके उसका फायदा उठाता है। आप देखते हो कई लाख करोड़ रुपए के कर्जा लेकर के लोग जनता के धन का उपयोग करके वो आज अमीर बने हुए। अदानी, अंबानी ये कितने कब के अमीर हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो देश का धन लेकर के बाहर चले गए। वो लुटेरा वर्ग। आपने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इनकी मिली भगत के आपके पास सबूत क्या हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, ये शुरू से ही मिले हुए हैं। इसके सबूत के तौर पर आप एक चीज देखिए, सारा प्रदेश बीजेपी के खिलाफ है मेजोरिटी में, और जनता बीजेपी को हराना चाहती है। इसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कहा कि समूचा विपक्ष आज एक होकर के चुनाव लड़े, एक के सामने एक लेके आए, और हमें हमारे हिस्से में जितनी सीट आती है हम लड़ेंगे। चौधरी कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया, इस्तीफे की धमकी तक नहीं दी, और यहाँ तक कि इनेलो को गठबंधन से दूर रख करके और आज बीजेपी के पक्ष में काम किया। और दूसरा, अगर आप ये देखो, अगर इंडियन नेशनल लोकदल और समूचा विपक्ष एक होकर के चुनाव लड़ता तो हरियाणा से 10 की 10 सीट गठबंधन जीतता। दूसरा, जब गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के पक्ष में उसके रास्ते खोल दिए, तब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक प्रस्ताव और पेश किया। आपको याद है, उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा में सबसे बड़ा नेता उनका मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उसको हराना जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस अगर अपने चुनाव चिन्ह पर वीरेंद्र मराठा जी को टिकट दे दे तो मैं उसका समर्थन करूंगा, और सभी दल मिल करके मनोहर लाल खट्टर जी को हराने का काम करेंगे और वीरेंद्र मराठा जी को जिताने का काम करेंगे। बेशक वो कांग्रेस के टिकट पे है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, ना वीरेंद्र मराठा को टिकट दिया, नहीं दूसरे वीरेंद्र बुल्ले शाह को टिकट दिया जो मजबूत कैंडिडेट थे, ना वीरेंद्र राठौर को टिकट दिया, वो भी मजबूत बन पड़ते। उन्होंने टिकट एक कमज़ोर डम्मी उम्मीदवार को, जो जिला सोनीपत, जिला रोहतक से लेकर के आए, थोड़ी सी उम्र का बच्चा, उसको टिकट दिया ताकि मनोहर लाल खट्टर जी के साथ साठगांठ की जा सके। तो ये सबूत, और इससे आगे सबूत क्या होंगे? जब हमने राज्यसभा में हमारी सीट थी, एक सीट जीतनी थी बीजेपी ने और एक सीट पर हम जीत सकते थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सोनिया गांधी से मिलकर एक कैंडिडेट को उतारा, R.K. आनंद जी को, संयुक्त कैंडिडेट। लेकिन हरियाणा के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने 9-10 वोट खराब कर दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया और 9-10 11-12 MLAs ने स्याही बदल करके
परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी ने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया। निश्चित रूप से दिया, टंके की चोट पे दिया, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ना बीजेपी को वोट डाल सकते थे ना कांग्रेस से। हमारी इतनी दूरी कांग्रेस से थी, इतनी दूरी बीजेपी से थी। कार्तिकेय शर्मा वो आज़ाद उम्मीदवार था, हमने आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया। वो अलग बात है कि उसने समर्थन, उसने वोट कहाँ से लिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारा वोट, अभय सिंह जी का वोट आज़ाद उम्मीदवार को गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। सभी कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ हरियाणा में ही मिली हुई है या पूरे देश? नहीं, इनकी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जो वो मतलब ऊपर अगर जाएं तो देश में ऊपर लेवल पे भी अनेक बातें आती हैं कि उनके जो सीनियर नेता है सोनिया राहुल की जो कैबिनेट है उसके लोग भी बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं। मतलब अगर कांग्रेस आ भी जाती है तो उसको चलाने वाली बीजेपी होगी। बीजेपी चलाने वाली नहीं होगी, इनकी साठगांठ होगी, इनकी नीतियां बराबर होंगी। और कांग्रेस भी आ जाती है तो वो भी जनहित में, मेरे हित में, देहात में गरीब किसान मजदूर बेरोजगारों के हित में काम नहीं करेंगे। वो भी सेम नीतियाँ हैं इनकी। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान विदेशों में पलायन करने पर मजबूर है, ये उनकी गलत नीतियों का परिणाम है। और वही नीति कांग्रेस की थी, वही बीजेपी की है। आज जनता जागरूक है, समझदार है, उनको पता है हमारे पक्ष, हमारे हित कहाँ सुरक्षित है, इसलिए वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। तो क्या बड़ी बड़ी पार्टियों में फूट, ये आपसी जो नेता हैं, ये क्या फूट डलवाने का काम करेंगे? निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं वो, उनका सरोकार छोटे आदमियों से नहीं है, कार्यकर्ताओं से नहीं है। उसका परिणाम है कि मैं बीजेपी की बात करता हूँ। करनाल में जो पूर्व जिला प्रधान थे करनाल के बीजेपी के, उन्होंने विरोध किया। वहाँ के कार्यकर्ता है शमशेर नैन, उसने पर्चा दाखिल किया अलग से जाकर के। आम किसी कार्यकर्ता से बात करो, वो कहते हैं इसमें तो हमारी सुनवाई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं सरकार किसकी है। बीजेपी का ही हाल है। आम जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है उसका संगठन के साथ कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो उसके विरोध में खड़े हैं। अपनी जो गुस्सा है वो चुनाव में निकाल रहे हैं। कांग्रेस की तो एक मशहूर चीज़ है, उनकी तो दाल जूतियों में बढ़ती है। एक व्यक्ति का कैंडिडेट है, एक नेता कैंडिडेट खड़ा है तो पांच नेता उसको हराने पे खड़े हैं। अब इनके अलग अलग ग्रुप है, कोई एसआर के ग्रुप है, कोई ग्रुप है, कोई हुड्डा ग्रुप है। तो कहीं इनेलो में ऐसा नहीं है। इनेलो तो एक मजबूत संगठन है, इनेलो में ऐसा कभी नहीं होता। हमारे नेता की डायरेक्ट पकड़ है जनता से। अगर कोई छूट भैया कार्यकर्ता किसी मनसा गलत लेकर के चलेगा तो उसका कोई उसका मीनिंग नहीं होता, क्योंकि जनता की और नेता की सीधी पकड़ है। इसलिए इसमें फूट का सवाल पैदा नहीं। इसलिए इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल आज नंबर 1 पे है, जो आने वाली सत्ता को संभालने वाली है और प्रदेश के हितों में। प्रदेश अगर सुरक्षित है तो वो इनेलो के हाथों में है, लोकदल के हाथों में निश्चित रूप से। इसमें बच्चे भी बाहर मतलब पलायन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर देश के अंदर इतना रोजगार है, हम दिल्ली के 3 तरफ है हरियाणा, और दुर्भाग्य से आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 38% बेरोजगारी हरियाणा में है। कितनी बड़ी विडंबना है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर है, दिल्ली के चारों तरफ हम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बेरोजगारी है। नौजवान बच्चे प्लान करने पर मजबूर है। सरकारी नौकरियाँ यहाँ नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है और लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। जनता त्राही करती है, सुविधा नहीं है क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो हम बेरोजगार नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे पक्की। मतलब आप पकोड़े नहीं तलवाएंगे? पकोड़े का सवाल ही पैदा नहीं। 5 लाख नौकरियां की जगह खाली है, पकोड़े क्यों तलेंगे? हाँ, पकोड़े खाएंगे मौज मस्ती में, जब धन कमाएंगे पकोड़े भी खाएंगे। धन्यवाद। न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स का अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद।